आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म होने की कगार पर है। अभी भी हम संभल के बता रहे हैं, लेकिन खबर ये आ चुकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुक गई है। दोनों देशों ने एक समझौता होने का ऐलान कर दिया है। इसका दिखाने के लिए सांकेतिक रूप से व्हाइट हाउस से सफेद धुआं छोड़ करके दुनिया को यह बताया गया कि यह डील हो गई है। पीस डील को एक अमली जामा पहनाया जा रहा है, एक एमओयू होगा और ये कन्वेंशन के मुताबिक व्हाइट हाउस से व्हाइट स्मोक वो छोड़ करके ये दुनिया को बताया गया कि शांति स्थापित करने की दिशा में अगला कदम बढ़ हो चुका है। अब शुक्रवार को इस समझौते पर, जिसको एमओयू कहा जा रहा है फिलहाल, इस पर दोनों देशों के नेता दस्तखत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान किया कि डील हो गई है। ईरान ने भी बयान जारी किया और अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर के एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलेगी। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को, जिसको वो ब्लॉकेट कहते हैं, उसको तुरंत हटाने को भी मंजूरी दे दी है। मतलब वहां से अब जहाज जो हैं वो फ्रीली आ जा सकेंगे। अमेरिका और ईरान दोनों 14 शर्तों पर राजी हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। और इस पर फॉर्मल सिग्नेचर्स 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनीवा में इस पीस डील पर दस्तखत किए जाएंगे। आपको बता दें, अगर जिनीवा में डील साइन हो जाती है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल मीटिंग होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि सबसे पहले अमेरिका को अगर शांति समझौता कायम रखना है तो उसको 3 कदम उठाने होंगे। अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करे, युद्ध की सारी सैन्य कार्रवाइयों को रोके और फिर ईरान के फंड्स $24 बिलियन के करीब वो जारी किए जाएं। और ये सारे काम वो कह रहे हैं समझौते पर दस्तखत से पहले होने चाहिए। तो अब दुनिया 4-5 दिन दम साधे रहेगी कि फिर कुछ ना हो जाए, फिर कहीं कोई बमबारी ना हो जाए, फिर कहीं दोनों देशों के बीच में अविश्वास ना आ जाए। लेकिन अभी की खबर तो यही है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया, इनफैक्ट 2 ट्वीट में उन्होंने ऐलान किया है कि डील हो गई है। पहले में वो लिख रहे हैं, द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, आई हियरबाय फुल्ली ऑथराइज द toll-free opening of Strait of Hormuz and authorize the immediate removal of United States naval blockade। तो ये दोनों खबरें उन्होंने दी और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने वो काम किया है जो आज तक दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया और अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं कर पाया। दुनिया को आखिर में एक ऐसा राष्ट्रपति मिल गया है जो शांति स्थापित कर सकता है। ये वो खुद कह रहे हैं, जिनकी वजह से ही युद्ध हुआ। नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। सर ले लें, सर ले लें, बजे खत्म करें झंझट। और फिर वही लिख रहे हैं कि with the opening of the strait upon the signing of the deal on Friday, कह रहे हैं कि फ्राइडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी, तुरंत नहीं खुलेगी, पहले साइन होगा फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोला जाएगा। वहां पर माइंस जो हैं वो पहले हटाई जाएंगी। उसके बाद वो लिखते हैं, ऑयल विल फ्लो ऑन बोथ एंड्स अगेन फॉर द रीजन। तो पहले तो इस पर एक रिएक्शन सर आपका आ जाए। बड़े दिनों से अभी भी आप सशंकित लग रहे हैं मुझे, अभी भी आपको यकीन नहीं है ट्रंप पे? ये चर्चा बल्कि जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, 2-3 दिन पहले भी यही बात की थी, ये सारी शर्तें ईरान के और बीच में जो हुई थी। लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये था कि ट्रंप साहब से ये पूछना था, ये सब की जरूरत क्यों पड़ी है? व्हाइट स्मोक वाला भी तस्वीर ले दीजिए जी। क्यों सर, ये सब की जरूरत क्यों पड़ी है? ये सब तो पहले जब ये युद्ध नहीं शुरू किया था उन्होंने, उस दिन ऐसा कैसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था, सब कुछ ऐसा ही था। तो पहले आपने सारे ये तोड़ा है वो रंबल की तरह से, और उसको फिर अब आज जोड़ने की बात की है। लेकिन फिर भी अच्छा है, युद्ध का उनको ये बताना था कि वो एक बड़े राजा हैं और फिर वो शांति दूत भी हैं। तो दोनों काम उन्होंने लगता है कि पूरे किए हैं और उस शांति दूत की भूमिका में आकर ये काम किया है। अब कितना वो आगे बढ़ते हैं कितना नहीं बढ़ते, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो वहाँ तक पहुँच गए। ये जो परसों जो लेटर आया था जिसमें पॉइंटर्स आए थे, वो कमोबेश वही पॉइंटर्स है जिस पर ये चर्चा हो रही है। लेकिन इसमें कोई चर्चा अभी ये नहीं की कि भाई जो जिसको लेकर यूरेनियम को लेकर क्या है क्या नहीं है। मैं बता दूं सर, वो एक्चुअली 14 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। 14 पॉइंट्स जो हैं, हालांकि उसको कोई कंफर्म अभी किसी ने किया नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ये नहीं चाहती कि फिर किसी एक मुद्दे पर, एक पॉइंट पर जो है दोनों तरफ से कोई ईरान की वो बात भी वो मान लेते हैं तो बड़ी बात है कि फ्रीज जो उनका
उनके पैसे उनको लौटा दिए वापस जाए। लौटा दिए प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया है, उन्होंने कहा है वेलकम द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान and ending the conflict which has caused serious economic disruption across the world and led to loss of life in many countries। इससे पूरी दुनिया में एक आर्थिक उथल पुथल मच गई, कई लोगों की जान चली गई। पहले हम स्वागत करते हैं इसका। और उन्होंने कहा इंडिया होप्स दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। वी लुक फॉरवर्ड टू deliberations on the remaining issues reaching a sustainable final agreement। कि आगे क्या होता है ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं और उन्होंने इसका स्वागत किया है। अच्छा, वो G7 की मीटिंग होने वाली है और ट्रंप का ये मानना है कि उस मीटिंग से पहले ये साइन हो जाने चाहिए। तो अगर सब ठीक रहा तो शुक्रवार को JD वैंस हो सकते हैं कि वो जाएं। ये उन्होंने, ट्रंप ने बताया था कि उपराष्ट्रपति जाएंगे इसकी साइनिंग के लिए। ट्रंप साहब का मन किया तो वो भी चले जाएंगे। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए अच्छा है, ये तो सुखद है कि युद्ध समाप्त हो रहा है, लेकिन जो अभी विजय जी ने सवाल किया उस सवाल का जवाब एक तो ये है कि दोनों ने अपनी करके देख ली, अपनी औकात दोनों को पता चल गई। हमें ऐसे बिल्कुल समझना चाहिए, तब समझ में आएगा, क्योंकि दोनों को ये गलतफहमी थी कि हम जहां खड़े हैं दूसरे को हम एकदम खत्म कर देंगे। अमेरिका भी औकात में आ गया और ईरान भी औकात में आ गया। अब इसके आगे की बात क्या ये जो हम अभी देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये जो समझौता दिख रहा है, ये सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रभुत्व का प्रभावहीन होते हुए लगभग समाप्त हो जाना है। इसको मतलब इसमें कोई भ्रम नहीं पालना है। भले ईरान समाप्त हो गया, ईरान बर्बाद हो गया, लेकिन ये जो अब इसके आगे की बात, जो मैं डील के जो 14 पॉइंट हैं उसको पढ़ रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। अगर $300 बिलियन ये अमेरिका और उसके सहयोगी वहां लगाने जा रहे हैं, तो फिर भाई साहब मेरी थोड़ी सी असहमति है सबसे जो चल रहा है कि अमेरिका हार गया। अमेरिका हारा नहीं। फिर अगर ऐसा है तो मतलब वो मैं पढ़ रहा था कि $300 बिलियन वो उसको फिर से खड़ा करने में लगाए। ठीक है, उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो उनको वापस कर ही दें, चलो और जो कुछ करना है कर दें। क्या अमेरिकी कंपनियां और अमेरिका तेहरान में लैंड करने जा रहा है? ये एंट्री बिल्कुल है, सही, ये एंट्री है इसकी। मुझे लगता है यही कर रहा है, यही है। और अगर ये है तो फिर हम ये न माने कि अमेरिका हार गया। तो यही इन्होंने इराक में किया, यही इन्होंने, मैं वही कह रहा हूं, अगर ये हो गया है तो आप इसको जरा समझिए। अमेरिका का पूरा जो, अगर एक तरह से कहें कि उसका एक्सपेंशनिज्म, उसका साम्राज्यवाद कैसे चलता है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलता है, वो कंपनी लेकर जाता है, वो मुझे लगता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ओवरऑल दिख रहा है, दोनों को अपनी औकात समझ में आई, लेकिन दोनों को लग रहा है कि अब यही एक रास्ता है। और क्या गलीबाफ, अरागची और ये जो सारी लीडरशिप है, उनको भी अब समझ में आ गया है कि आइसोलेट होकर अमेरिका से लड़कर अब हम नहीं रह सकते। ये तो देखिए ना कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है। पहले एक देश बर्बाद करो, फिर उसको बनाने के लिए वहां पे अपनी कंपनियां भेज दो इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन 2-3 बातें जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहले तो क्या अब इसको हम पक्की डील माने कि हो गया भाई, अब शांति रहेगी, या इजराइल फिर कुछ ऐसा कर देगा? वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो कुछ नहीं है, बिल्कुल भी वो बहुत नाराज है। उनकी एक मंत्री का मैं अभी आपको बयान सुनाऊंगा, उनको सुन के तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब अब ट्रंप से भी रिश्ते खत्म होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकने से जो नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई कितने दिनों में होगी? कितने दिनों में अभी वहां पर जो है जहाजों का आना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा? फरवरी से पहले जैसा हाल कब तक हो पाएगा? और दुनिया को जो ये इकोनॉमिक शॉक लगा है, इसको भरने में भी कितना वक्त लगेगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन वो 14 पॉइंट जो त्रिपाठी जी आपको इशारा दे रहे थे, वो मैं बता देता हूं। इस डील में जो बताया जा रहा है अभी तक 14 शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त तो यह है कि लेबनान समेत हर जगह परमानेंट युद्ध विराम, इसको अमेरिका ने मान लिया है। मतलब अमेरिका ने इजराइल की तरफ से एक तरीके से हामी भर दिया कि लेबनान में भी कुछ नहीं करेगा इजराइल। डील की शर्तों के मुताबिक अमेरिका ईरान के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देगा। 30 दिन के अंदर वो अपना ब्लॉकेड हटाएगा। ईरान के आसपास के इलाकों से अमेरिका की सेना हटेगी। 30 दिन के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। इसमें एक ट्विस्ट है, ईरान कह रहा है कि वो अपने तय नियमों के हिसाब से हॉर्मुज चलाएगा। ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर लगी सैंक्शंस हटेंगी। बातचीत के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब के निवेश का ब्यौरा देंगे। ईरान ने भरोसा दिया है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपनी कमिटमेंट दोहराएगा। और इसके साथ ही बातचीत के बीच में न अमेरिकी इलाके में सैन्य ताकत बढ़ाएंगे, न सैंक्शंस लगाएंगे।
और डील का एक और अहम पॉइंट यह है कि ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति उसको वापस लौटाई जाएगी, जिसमें से 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले रिलीज होंगे। और जो बाकी परमाणु मुद्दे हैं उन पर अंतिम समझौते और सारे सैंक्शंस हटाने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में। और समझौते के पालन और इसे लागू करने की निगरानी के लिए एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के जरिए इसको मंजूरी दी जाएगी, मतलब उसको एक दुनिया भर की तरफ से एक कमिटमेंट मान करके ऑथेंटिकेट उसको कर दिया जाएगा। अब ये देखिए कि ईरान इन सारी बातों पर अभी ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट दे दे। ट्रंप ने तो ऑफिशियल बयान दे दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कुछ इसके बारे में कहा नहीं गया है। सर, लग रहा है कि दुनिया का संकट टल गया? देखिए, संकट टल गया, टल भी नहीं, खत्म हो गया। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि अमेरिका बुरी तरीके से इस लड़ाई में हारा है, ये मेरी अपनी मान्यता है। जो $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात थी, तो ये तो सामान्य समझौता करके भी किया जा सकता था। दूसरी बात, एनपीटी का पहले से ही ईरान सिग्नेटरी है, पहले भी कह चुका है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे, हम पहले से ही एनपीटी को हम देते हैं। तो आपने हासिल क्या किया? बाकी जो चीजें शर्तें आज के दिन में है वो ईरान के पक्ष में ज्यादा है, अमेरिका के पक्ष में कम है। आप क्या कमिटमेंट करके आए हैं कि हिजबुल्ला की ताकत कोई इजराइल खत्म ना करे, हिजबुल्ला का प्रभाव फिर से वहां पर बढ़े। सब कोई जानता है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्ला जो है एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, एक पैरेलल फोर्स के तौर पे काम करता है जी। और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस दिन इजराइल पर अटैक करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इजराइल भी रिटेलिएट करेगा, लेकिन आपने क्या दिया कि एक कैंसर के सेल को आप बढ़ने के लिए आपने छोड़ दिया है, उस पर आप समझौता करके आ गए हैं। जो भी चीजें आज है, अमेरिका युद्ध से पहले कहां खड़ा था और युद्ध के बाद कहां खड़ा है, क्या इससे प्राप्त किया, यह महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा हुआ, अमेरिका क्यों ऐसा कर पाया? अमेरिका इसलिए ऐसा कर पाया कि अमेरिका की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा काम किया। बिल्कुल। दूसरी बात, जो एक कहते हैं ना कि सॉफ्ट टारगेट आपका क्या था, अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब इन्वेस्टमेंट कहां किया हुआ था? तो कतर के अंदर किया हुआ था, बहरीन के अंदर था, खाड़ी के देशों के अंदर था। खाड़ी के अंदर, खाड़ी के देशों पर आपने थर्ड और पैट्रियट मिसाइल आपने लगा रखी थी ताकि उनके डिफेंस दे। इन सुरक्षा के बावजूद भी सुरक्षा भेद करके अमेरिका को जाकर के पीटा उसने, ईरान ने मारा, उनके बॉम्बिंग किए, वहां पे मिसाइल दागे, वहां से मिसाइल उसको हिट किया और उनकी कराह ने इनको मजबूर कर दिया कि अब किसी भी हालत में हमको समझौते की टेबल पर आना है। मेरा मानना है अमेरिका के लिए समझौते पर आना ज्यादा जरूरी था ईरान के बजाय। ज्यादा डेस्परेट ट्रंप थे, ज्यादा डेस्परेट ट्रंप थे। और इसका प्रमाण क्या है, कैसे आप कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी युद्ध के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर जाकर के प्रतिदिन इस प्रकार से बात किया हो। और वो हर समय डेस्परेशन दिखाता था कि हम शांति चाहते हैं, हम समझौते के साथ जाना। लेकिन सर, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, ये जो अभी जो 4-5 दिन जो बॉम्बिंग, 2 दिन बॉम्बिंग की अमेरिका ने, तो ट्रंप ने ये कहा ना कि ये लोग डिली डेलिंग कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मेज पर, फाइनल बात नहीं कर रहे हैं, और उसने मारा जाकर के 2 दिन खूब पीटा, और इस बात सही है। उसके बाद ईरान आ गया टेबल पे। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि इस आज की ये जो समझौता हुआ और जिसमें $300 बिलियन की बात अमेरिका ने की है, इससे ये साफ हो गया कि ये युद्ध क्यों लड़ा। और अब आप समझिए कि अमेरिका के झंडे के तले एक और देश आ गया, वो है ईरान। इसको इस तरह से लीजिए, ये एक्सपेंशनिज्म का, मैं इसको अमेरिका की हार किसी भी तरह से नहीं मान रहा, बल्कि अब समझ में आ गई बात आपको कि अमेरिका का क्या मकसद था और ईरान में जो लड़ाई वो लड़ रहा था। मैं ऐसे कह दूं सर, पॉलिटिकल भाषा ज्यादा समझ में आती है। ईरान में भी एक नाथ शिंदे मिल गए अमेरिका को, कोई ना कोई मिला होगा तभी तो। हाँ, तो ये वो हुआ है। सर, आप बहुत पीछे क्यों चलते हैं? अरे सर, आ गया काकोली घोष दस्तीदार का नाम लीजिए। हाँ नहीं भाई, मैंने ज्यादा सार्वजनिक ठीक घोष कह का रहे ले लीजिए। हाँ, तो अभी आप
वो डील जैसा ना ये फाइनल। अच्छा देखिए इसका रिएक्शन देखिए आप, अच्छे रिएक्शन पहले आपको बता दूं, पीस डील का असर भारत से लेकर पूरी दुनिया के बाजार पर कैसे पड़ रहा है उसमें देख लें आप। सेंसेक्स में 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त है, मतलब मार्केट खुशी मना रही है। निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा ऊपर चला गया। डील के ऐलान का असर कच्चे तेल के दामों में भी दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें एक झटके में 4% से ज्यादा गिर गई। आज एशियाई कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल का भाव 4.39% टूटकर $81.15 प्रति बैरल पर आ गया है। तो ये लगभग वहीं आ गया जो प्री वॉर लेवल्स थे, उसी के आसपास लगभग जो है ये पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वो हमारे पास तस्वीरें हैं, ईरान के सरकारी टीवी पे ऐलान हो रहा है। जो आप बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना समीर जी, वो लोग तो अपने टीवी पर यही प्रचार कर रहे हैं कि अमेरिका को दबाव में आकर के समझौता करना पड़ा, झुक करके उसको समझौता करना पड़ा। एक बार जरा उसको सुनवा दीजिए। راهبردی ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد ملت ایران در این نبردها علاوه بر پیروزی‌های میدانی به موفقیت‌های بزرگ راهبردی دست یافت که معادلات منطقه‌ای ट्रम्प साहब का जन्मदिन था कल। ट्रम्प साहब ने अपने व्हाइट हाउस में यूएफसी फाइट करवाई और जब दो लोग लड़ रहे थे तो दोनों को बुला के समझाया ट्रम्प साहब ने पहले, और कहा मुझे हार पसंद नहीं है, दोनों दबंगी से लड़ना। लड़ाई हुई, एक हारा तो जो जीता उसको ट्रम्प ने बुला के उसकी पीठ थपथपाई। व्हाइट हाउस में तो एक जीत गया, लेकिन अमेरिका चारों खाने चित्त हो गया ईरान की लड़ाई के अंदर। आप भी ये मानते हैं? पूरी तरह से अमेरिका चित्त हो गया है। ट्रम्प के बार बार कहने के बाद भी ईरान अभी ये कह रहा है, ईरान का बयान आया है कि अभी 96 आवर्स हैं समझौता होने के लिए। 19 तारीख को जिनेवा में समझौता होगा। उसके पहले जो हमने शर्तें रखी है उस पर हमें आश्वासन जब कंफर्म मिलेगा तब हम वहां पर उस पर साइन करेंगे। ट्रम्प साहब के कहने से इस पर सिग्नेचर नहीं होंगे। जिस तरीके से आप 19 पॉइंट देखिए ना, उस पूरे 19 पॉइंट में मैक्सिमम ये नजर आ रहा है कि हर जगह अमेरिका को झुकना पड़ा है मामले को लेकर। आपने ये बात ठीक है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर जिस तरीके से किया, इजराइल के पूरे हाथ पर अमेरिका ने बांध दिए। जो ईरान चाहता था वो अमेरिका ने इजराइल से करवा लिया है कि आप लेबनान में आप किसी भी तरीके से हमला नहीं करोगे। पूरे इजराइल को उन्होंने जिस तरीके से शर्मिंदगी की महसूस करवाई है बेंजामिन नेतन्याहू को, पूरे डील में यह कहीं नहीं है कि आतंकवादी संगठनों को अगर ये फंडिंग करेंगे, वापस हिजबुल्लाह को खड़ा करेगा ईरान, तो ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। ईरान मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे बड़ा योद्धा बनकर निकला है और अमेरिका चारों खाने चित्त इस मामले को लेकर हुआ है। आप जो फ्री पैसा था आप पूरा उनको वो तमाम दे रहे हो। आप वहां से अपनी पूरी जो अपने सेना लगाई थी या जो अपने वहां पर फौज खड़ी की थी आप उसको पूरा वहां पर हटा रहे हो। आप जो सैंक्शन लगाए थे ईरान के ऊपर वो पूरे हटा रहे हो। उसके पूरे जहाज निकलेंगे। और स्टेट ऑफ हार्मस को लेकर ईरान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हम तय करेंगे यहाँ पर अभी क्या होना है। ट्रम्प ने कहा है फ्री है, टोल फ्री। ट्रम्प ने तो हमेशा बोलता रहा। ट्रम्प के कहने की क्या मान्यता है? ऐसी कौन सी बात है जो ट्रम्प ने कहा है माना हो? स्टेट ऑफ हार्मस को ईरान ने बहुत स्पष्ट कहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसको लेके हम शर्तें तय करेंगे। वो देखने और आने वाले समय में हम मेन बात जैसे आप भी कह रहे, सब कह रहे थे भी जंग शुरू क्यों की थी, न्यूक्लियर के इशू पे शुरू की थी ना, तो उसको लेकर के जो एक जानकारी आई है वो ये है इशू पर था। मिसाइल जो है सर मैं बता रहा हूं, मिसाइल को लेकर के कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई कि कोई रिस्ट्रिक्शन मिसाइल को लेकर लगाया हो। आईसीबीएम को लेकर के था कि आप मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तो अभी तक हमने नहीं सुना कि कोई रिस्ट्रिक्शन की बात इस समझौते में है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है तो एक तो ये कि लो लेवल एनरिचमेंट पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कुछ परसेंटेज होगी भाई, इससे ज्यादा एनरिच नहीं करेगा वो। फिर दूसरा 20 साल तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद रहेगा। 20 साल तक वो ये काम करेगा ही नहीं, और 20 साल के बाद भी जब करेगा तो बहुत लो लेवल एनरिचमेंट ही उसको अलाउ किया जाएगा। ये गारंटी ली गई है। एक बात मुझे बताइए, हम अपने घर में एनरिचमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता लगता है? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो आकर के मॉनिटर करती है, उसको एक्सेस दिया जाता है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। क्या उसके लिए अभी ये तैयार हुआ है ईरान? सर आईएए के इंस्पेक्शंस तो पहले भी होते थे वहां। नहीं, आईएए पूरी दुनिया भर में होता है, उसमें कोई ऐसा वो इशू उस तरह का नहीं है। फिर कह रहा हूं, आपने क्या कहा था कि आपने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया है उसको या तो आप हमको दे दीजिए या किसी तीसरे, उस पर कोई बात नहीं आई, फाइनल बात नहीं। कोई उस पर बातचीत नहीं। अरे एक लेकिन अभी वैसे मैंने कहा, आप समझिए कि अमेरिका की एंट्री ईरान में हो गई है,
इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सर और मैंने इसको आप मैंने देखिएगा, मैंने 20 साल मैंने में आपसे क्या फर्क मैंने पड़ता है? आपकी नसीहत पे अमेरिका अमल करना एक शुरू मिनट कर दिया है बताइए, सर। अमेरिका की 25 कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? हमें जो है भाई जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए जब तक शुक्रवार को साइनिंग ना हो जाए। उसकी वजह यह है कि इजराइल बहुत नाराज है, जैसा मैं आपको बता रहा था। एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपको इनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर को का, मतलब होम मिनिस्टर जैसा हमारा। क्या कह रहे हैं वो, ये सुन लीजिए जरा। वो कह रहा है ट्रंप का एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है हम पर, और इजराइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब हम उसके कोई कॉलोनी नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है और हमारी ड्यूटी इजराइल के नागरिकों की तरफ है। फिर वो ये कहते हैं कि हर बार जब हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुके हैं, चाहे पहले के ऑस्लो अकॉर्ड हो या 2006 का लेबनान एग्रीमेंट हुआ हो, नुकसान हमें ही हुआ है। और वो फिर कह रहे हैं कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं, हम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आभारी हैं, लेकिन हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जो अमेरिका कह देगा वो हम मानेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पब्लिक और प्राइवेट हमेशा इस बात को दोहराया है कि हमें अपने गोल से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसको उन्होंने कहा अगर एक भी ड्रोन, एक भी यूएई, एक भी मिसाइल हमारी तरफ चलेगी, चाहे कहीं से भी, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। और हिजबुल्लाह को लेकर वो लिख रहे हैं, बेरूत का जो इलाका जहां कल भी बॉम्बिंग की है, वो कह रहे हैं हम करेंगे, एक लाइन हम नहीं रुकेंगे इसमें। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं। करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है इजराइल ने लेबनान के अंदर जाकर के। फिर दोहरा रहा हूं, लेबनान के अंदर जाकर के 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि उसकी फोर्सेज जहां कब्जा, ईरान चाहता है कि वो फोर्सेज अमेरिका इजराइल वहां से हटा ले। वो है इजराइल के ग्रेटर इजराइल गोल का वो हिस्सा है। वो वहां से हटाएगा क्या? उसने साफ कहा है कि हम नहीं यहां से हटाते हैं। वो तो यदि वो नहीं हटाएगा तो हिजबुल्लाह मारेगा ही मारेगा, रॉकेट छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वैसी स्थिति में रिटेलिएशन इजराइल करेगा ही करेगा। अब बाकी देखना होगा ट्रंप को कि ट्रंप कैसे ने वो चीज़ लिखा है ना कि manage करते हैं। नेतन्याहू इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन टू वर्क विद। लेकिन त्रिपाठी जी, अब फाइनली ये बताइए कि ये इसका जो आर्थिक नुकसान है कितना वक्त लगेगा उसकी भरपाई में? अच्छा, एक पोस्ट और पढ़ दूं, कांग्रेस पार्टी भी इस पर रिएक्ट कर रही है, कह रही है कि पाकिस्तान हीरो बन गया, जंग हमारी शुरू कराई हुई नहीं थी, लेकिन भारत का स्टेचर बहुत डिमिनिश होकर निकला इस जंग के बाद। नहीं, मुझे ये बात सचमुच नहीं समझ में आती कि इसमें भारत के कद पे कहाँ कौन सी, भारत की प्रतिष्ठा में कौन सी इसमें आंच आ गई। भारत ने तो मतलब एक तरह से कहें कि पूरे इस युद्ध के दौरान जिस तरह की भूमिका निभाई है वो कोई भी बड़ा देश ऐसे निभाता है। ऐसे ही रशिया ने निभाया, ऐसे ही चाइना ने निभाया, ऐसे ही गल्फ शब्द है, व्हाइल अदर्स हेल्प्ड शेप द आउटकम, इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू अ फ्लाई ऑन द वॉल। दीवार में मक्खी की तरह रह गए हम। देखिए, वो कह पुतिन ने सकते इसमें हैं। कहां कौन सी भूमिका निभाई? उनको ये कहना चाहिए, लेकिन अगर जिनपिंग के यहाँ लोकतंत्र होता तो उनके भी विपक्षी नेता ऐसे कह सकते हो सकता है यूरोप में भी कुछ लोग कह रहे हो सकता है गल्फ कंट्रीज में भी ऐसी कोई बात करने की स्थिति हो अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन साफ दिख रहा है कि भारत ने अपनी भूमिका निभाई, चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में था और ट्रंप को एक तरह से कहें कि पाकिस्तान को नए सिरे से तैयार करना था। आप इसको समझिए, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने तैयार किया और हमको उसको श्रेय देना पड़ेगा जितना श्रेय है उसका। लेकिन सचमुच वो ब्रोकर की ही तरह रहा है, वरना आप सोचिए जब पीस डील साइन होने की बात आई तो जिनेवा क्यों जा रहे हैं? एक लाइन में सवाल पूछिए ना, अगर पीस डील साइन होने की बात है तो जिनेवा जा रहा है। और जो मूल बात है, भारत ने उस वक्त दो चीजें करनी थी। एक, अपनी इंटरनल सप्लाई को पूरी तरह से ठीक करना था, जो बहुत शानदार तरीके से किया। दूसरा, दुनिया की जो भी पार्टीज हैं उनके साथ अपने रिश्ते बेहतर रखते थे, ईरान से लेकर गल्फ कंट्रीज तक। ब्रेक खत्म हो जाएगा, ये बता दीजिए, ये संकट खत्म हुआ है, आर्थिक संकट कब दूर होगा? नहीं, भारत के लिए तो मुझे लगता है कि अगर ये स्थितियां बनी रहेंगी तो अगले महीने 2 महीने में स्थितियां सब नॉर्मल से दुरुस्त हो जाएंगी, पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी। सारी सप्लाई लाइंस बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसका एक और चीज समझिए, 1600 जहाज फंसे हुए हैं। हाँ, जब नहीं, वो तो आएंगे ही जो फंसे हैं। जब कोई चीज एक रुक के शुरू होती है तो आखिर उनको जिनको नुकसान है, हम एक तरफ उसका दूसरा पहलू देखते हैं कि टेक्निकल इतना सप्लाई लाइन ठीक करने में, दुरुस्त करने में, लेकिन जो दूसरे उनको भी तो फुल सप्लाई करनी है ना, नए बाजार खुल जाएंगे। मतलब ये उम्मीद करें कि 2 महीने बाद सिलेंडर के दाम कम होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े वो कम हो जाएंगे? नहीं समीर जी, ये कर सकते हैं। मुझे बताइए, नहीं, एक मिनट सर, ये गंभीर, ठीक है सर, एक लाइन सर। हाँ, सचमुच अगर ये चीजें ठीक चलती रही तो बिल्कुल कम हो। स्वागत आप सभी का, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हमने दुनिया की सबसे बड़ी खबर की बात की। अब आइए बात करते हैं भारत की पॉलिटिक्स में हो रहे एक बहुत ही अनूठे प्रयोग की।
कमाल की खबर निकल के आई। ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के बाद अब दिल्ली में कैसे खेला हुआ। ममता बनर्जी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने एक दूसरी, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें विलय करने का ऐलान कर दिया। मतलब पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में 80 में से 64 विधायक गए, फिर नेता प्रतिपक्ष का पद ममता से छीना, और अब लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसद बागी तो हो ही गए थे, लोकसभा स्पीकर से मिल आए हैं और उनसे मुलाकात करके उन्होंने 20 सांसदों की हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उनको दे दी, और उसके बाद एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब ये पार्टी क्या है, इसको क्यों चुना गया, इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन फॉर्मली मर्जर इन 20 लोगों का एनसीपीआई में हो गया, मतलब अभी एनसीपीआई के नेता हो गए। लेकिन ये टीएमसी पर अपना दावा अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद इस ग्रुप का जो सबसे सीनियर मेंबर हैं, जो सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने आगे की स्ट्रेटेजी भी बताई। उन्होंने कहा ये तो अभी हम मर्जर एनसीपीआई में कर रहे हैं, लेकिन हम असली टीएमसी हैं और इसका दावा हम जुलाई में करेंगे। अब वो जुलाई क्यों कह रहे हैं, मतलब जब यहां संसद का सत्र चल रहा होगा और उसमें जो महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, पहले एक बार वो मामला पूरा हो जाए, उसके बाद फिर ये ग्रुप जो है वो कोलकाता वाले विधायकों के ग्रुप के साथ मिलकर के फॉर्मली पार्टी क्लेम, पार्टी टीएमसी का नाम और सिंबल क्लेम करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये बात वो खुद बता रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय को सुनिए। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है जी जी, तो वो पार्टी को साथ हम लोग मर्ज हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे हाँ, टीएमसी आप है बाद में। अब ये एनसीपीआई है क्या और एनसीपीआई को क्यों चुना गया? 12 घंटे पहले शायद कोई एनसीपीआई को जानता भी नहीं था, लेकिन अब इस वक्त पूरी लोकसभा में ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस पार्टी का एक विधायक नहीं है उसके पास 20 लोकसभा के सांसद हैं। इतना ही नहीं है, एनडीए की भाजपा की दूसरी बड़ी पार्टी, भाजपा के बाद जनता दल और दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल वो बन चुका है। अब ये देखें, ये पार्टी जो थी ये त्रिपुरा की पार्टी है, रजिस्टर्ड है बंगाल में बनी, मतलब हावड़ा में रजिस्टर्ड है। सर हमको लगा काश हम पार्टी एक बना लिए होते तो बड़े बहुत मौका बड़े 2023 में बनी थी। त्रिपुरा का इलेक्शन भी लड़ा था इस पार्टी ने, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है उत्तीय कुंडू साहब ने ये पार्टी बनाई। 2023 में इलेक्शन लड़े, 7 कैंडिडेट उतारे उन्होंने, 4 के पर्चे खारिज हो गए। विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। 3 लड़े, एक इंडिपेंडेंट लड़ा और 2 लोग लड़े पार्टी के सिंबल पर। तो जो पार्टी के सिंबल पर लड़े उनमें से एक को मिले थे 536 वोट, दूसरे को मिले थे 286 वोट। मतलब कुल जमा इस पार्टी को विधानसभा इलेक्शन में 822 वोट मिले थे, जिसके 20 लोकसभा सांसद हो गए। अब उसको विधानसभा के चुनाव में 822 वोट मिले थे। तीसरा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतरा था, तो उसको भी 376 मिले। चलिए वो भी जोड़ दीजिए इसमें, हालांकि वो सिंबल पे नहीं लड़ा था, तो मतलब उसके अपने वोट थे, तो वो टोटल हो जाता है 1198 वोट। 1200 वोट की पार्टी 20 सांसदों की मालिक हो गई है। लेकिन कब तक, सवाल ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या ये मर्जर कहिए या व्हाटएवर ये सस्टेनेबल है। मैं बयान देख रहा था, देश के एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल जी ने लिखा है, उन्होंने तो सीधे लिखा है डिस्क्वालीफाई देम। कोई मतलब कोई ये तो इसमें कोई इस कदम में कोई दम ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि TMC rebels will merge with NCPI. Indian democracy has become theater of the absurd. A joke, ये मजाक है. The rebels of the TMC legislative party cannot merge with a political party. That can happen only if TMC wish to do so. और यही बात जनरल सेक्रेटरी जो टीएमसी के अभी हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये फैसला हम कर सकते हैं, मतलब पार्टी करेगी ये फैसला कि हमें मर्ज करना है कि नहीं करना है। ये 2/3 सांसदों वाली बात बाद में आती है, लेकिन ये अगर मूव करना है तो ये हम करेंगे पहले। जी सर, अभी बताइए, ये वैसे तो सारी इसकी लीगल पहलू देख लिए गए होंगे, लीगल पहलू देख लिए होंगे, और अब कितना समय बचा है? 2-3 साल में थोड़ी कोई फैसले होते हैं। तो इसलिए
चलता रहेगा ये सारा काम। और मतलब वैसे तो मजाक है, वो कपिल सिब्बल साहब दूसरे कारणों से बोल रहे हैं, लेकिन इसको कैसे दिया जाए, लीगल तरीके से आप कुछ कह लें कि ठीक है एनसीपीआई में आप शामिल हो गए, लेकिन अब बिना जिसकी पार्टी के कोई एमएलए नहीं है, जिसको 800 वोट मिले उसके पास 20 एमपी हैं। लेकिन अभी तो पंजाब में भी हुआ, 2 एमएलए वाली पार्टी के 7 एमपी हो गए, 7 राज्यसभा सांसद 7 राज्यसभा सांसद हो गए। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब स्पीकर कैसे भूमिका निभाते हैं, आगे क्या होता है, ये सब महत्वपूर्ण है। और इतना तो है कि उन्होंने सब ये काम लीगल तरीके से स्पेस देखकर किया है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों जरूरत है वो भी देख लिया उन्होंने। स्प्लिट करके भी वो चल सकते थे, उन्होंने मर्जर कर लिया, एनसीपीआई में कर लिया। वो पार्टी तो रजिस्टर्ड पार्टी वैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो पार्टी, तो वो उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और अब सर इसमें फैसला तो स्पीकर साहब को करना है। इसमें हाँ, इसमें एक दो सवाल है, मतलब मेरे भी मन में ये बात है कि ये तरीका क्यों ढूंढा गया। ये सांसद तो कह रहे थे कि हम अलग गुट है, हम असली टीएमसी, हम अलग गुट है, व्हाटएवर। वो कह रहे थे कि हमको अलग ग्रुप की मान्यता दे दी जाए, तो अलग ग्रुप में वही है ना, स्प्लिट के साथ एक स्पेस उस रास्ते नहीं गए। उन्होंने अभी पार्टी भी क्लेम नहीं की है। इसका जो एक वजह सामने बताई जा रही है वो ये कि लोकसभा के मॉनसून, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बीजेपी गवर्नमेंट 3-4 बड़े बिल लाने वाली है, जिसमें वुमेन्स रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, ये तो होंगे ही होंगे, अब ये मानकर चला जा रहा है। और उसमें इन 20 सांसदों की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। दावा ये किया जा रहा है कि अगर अभी ये अलग गुट बना लेते या ये पार्टी पर क्लेम करते, टीएमसी पर, सिंबल पर, तो वो मामला लीगल लड़ाई का हो जाता। लीगल लड़ाई का हो जाता तो ये मुमकिन था कि इनकी वोटिंग पर रोक लग जाती, ये वोट नहीं दे पाते। सुप्रीम कोर्ट ही कह देता कि इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक वोट, एक सांसद का वोट, तो ये तो 20 हैं। तो ये रास्ता इसलिए ढूंढा गया कि अभी फिलहाल आप मर्जर किसी एक अलग पार्टी में कर लो, वोटिंग हो जाए, उसका वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर अगला कदम जो सुदीप बंदोपाध्याय बता रहे थे, आप पार्टी क्लेम करेंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास लड़ाई जाएगी, टीएमसी ममता बनर्जी उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएगी, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। जी समीर जी, लेकिन अनूठा प्रयोग है ये, निश्चित रूप से बहुत अनूठा प्रयोग है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि इतनी बड़ी टूट टीएमसी में हो रही है, तो उन्हें कैसे ट्रांजिट रूट इस्तेमाल करवाया जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित स्पेस दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उन्हें एक आवरण दे दिया गया है। मतलब जैसा है कि बात कर रहे हैं आप, बोलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होकर भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों स्थिति, आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, दोनों के लिए सहज स्थिति है। बंगाल में जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको नहीं लेना है, जिस तरीके से बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी इतनी बुरी ममता बनर्जी की हार हुई है, वहां जिस तरीके से नाराजगी है, अगर सीधे इनको ले लेंगे तो हमारे कैडर को और बाकी जगह मैसेज गलत जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कि भाई अभी आप एक अलग दल के अंदर शामिल हो जाइए, अलग गुट में रहोगे तो इनका भी अस्तित्व बना रहेगा। ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सहयोगी है और हम मुद्दों आधारित समर्थन देंगे। और इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग रहने के इनको 2 और फायदे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी बार्गेनिंग कर सकती है कि भाई 20 सांसदों का गुट है, क्या मंत्री पद हमको, किसको मंत्री बनाओगे, क्या सुविधा हमें देने वाले हो, किस तरीके से हम आपके एनडीए के एसोसिएशन होंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल स्पेस दिया है, इन्हें एक कानूनी कवच दे दिया गया है, राजनीतिक सुरक्षा कवच इनको दे दिया गया है और लीगल से बचने के लिए एक सुरक्षा दे दिया गया है। फिलहाल मुझे लगता है ये इसमें रहेंगे और इसके साथ टीएमसी का जो क्लेम करना है वो भी इनके पास सर एक बड़ी मजेदार बयान आया सामने, वो मैं आपको सुना दूं। मैं आपको बता रहा था कि एनसीपीआई को पहले तो कोई जानता नहीं था। अब एक महिला है श्रेली कुंडू जी ट्रेजरर थी इस पार्टी की, उनकी वाइफ है वो जी, जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ है, जिन्होंने पार्टी बनाई है। ये पहले अध्यक्ष भी थी। श्रेली कुंडू क्या कह रही हैं आप सुनिए। वो कह रही हैं कि मैं पहले थी, अब आजकल मुझे एनसीपीआई की एक्टिविटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जिनके पति ने पार्टी बनाई, जो ट्रेजरर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में ट्रेजरर है, वो कह रही है हमको नहीं मालूम क्या एक्टिविटी चल रही है पार्टी की। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है, तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाएंगे, जो नया प्रेसिडेंट है, नया जो लोग है वही बता पाएंगे। नया प्रेसिडेंट बना है? हाँ, मैं रिजाइन कर दिया तो तुरंत बना ही है। कमाल हो रहा है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट को नहीं मालूम है कि मुझे 20 सांसद मिल गए पार्टी को। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लोकतंत्र का उपहास है ये।
और ये जितने लोग ये पहले भूपेंद्र यादव के घर पर और फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास बैठे हुए हैं हंसते मुस्कुराते, ये सब के सब अपना, जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक तौर पर एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसको लोकतंत्र की जवाबदेही कहते हैं, उसको पूरी तरह से घोंट के पी गए हैं। तो ये पहलू सबसे पहले यहीं से शुरू ही करना पड़ेगा, और इसे जब याद किया जाएगा तो जैसे हम कहते हैं ना कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स कहाँ हुई, तो हरियाणा को याद कर लेते हैं। जैसे हम अलग अलग संदर्भ कहते हैं, तो भारतीय राजनीति में पार्टियों के ऐसे टूटने को या ऐसे गायब हो जाने को, इसको इस तरह से देखें। लेकिन आपने आज क्यों कहा आपने लोकतंत्र का उपहास? टूट तो 1 महीना पहले गए थे। नहीं, लेकिन कहे इसलिए रहे क्योंकि अभी संदर्भ आ गया ना कल। और जिस तरह से मतलब टूट जाना एक अलग चीज है, वो कुंडू जी वाली पार्टी में जाना वो उपहास का विषय बन गया ना, मतलब वो वोट बचाने के लिए है, लीगल लड़ाई में नहीं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि ये उपहास है, और ये जितने लोग हैं ये सब के सब एक तरह से कहें कि बेईमान लोग हैं, इसमें कोई बट नहीं। जितने ये 20 सांसद दिख रहे हैं ये बेईमान है। अब इसका दूसरा पहलू है। इसका दूसरा पहलू क्या है? राजनीति में अगर ये नहीं होता, अगर ये चुनाव नहीं जीती होती भारतीय जनता पार्टी, तो वो जहांगीर खान जो फालता वाला, जो डायमंड हार्बर मॉडल वाला है, वो गुंडा होता। तो ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये वाला ठीक है। कम से कम यहां जो चुने हुए लोग हैं वो अत्याचार के खिलाफ जा रहे हैं, या कहीं जो भी उनका तरीका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सारे लोग जो अलग पार्टी में आ गए हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के जो वो कहती है कुकर्म है, जो कोट अनकोट जो कहती है कुकर्म है, उन कुकर्मों पर न्याय कर पाएंगे? ये सवाल तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ना, ऐसा कहते हैं शायद। सर एक तो आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप जान रहे हैं ये। अच्छा ठीक है। एक फोटो की आपने जिक्र नहीं किया। कौन सी सर? जो उत्तरी कुंडू साहब ने 13 मई को फेसबुक पे पोस्ट की। अरे मैंने देखा नहीं, क्या अच्छा, वो जरूर देखिए, तो कहानी वहां से शुरू होती होगी ना। क्या है उसमें? शुभेंदु अधिकारी जी के साथ फोटो है उनकी। हाँ ठीक है। नहीं वो तो मैंने कहा कि वो तो एक खबर, एक फोटो है। ये देखिए, ये पार्टी इतनी सोच समझ के चुनी गई है प्रोफेसर साहब कि लेकिन इसमें इसके बारे में जो बातें बताई जाए, एक लाइन बस जोड़ दूं, याद आ गया वो। लेकिन फिर भी इसमें से बहुत लोग हैं, जैसे काकोली घोष दस्तीदार हैं, भाई वो नेता हैं, लड़कर आई हैं, उनका हो सकता है कि उनको स्थिति लगी हो अभिषेक बनर्जी के समय में, लेकिन हम उनको सागरिका घोष बताएंगे। बेईमान लोग जिन्होंने बेच के खा लिया, सब अपना प्रोफेशन तक बेच के खा लिया, जो कहती थी कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। अरविंद जी को तो गाली देंगे कि वो कहे थे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। आपने ऐसे तो कीर्ति आजाद 3 पार्टी घुमाए, लेकिन आज वो भी वहां खड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कम से कम इसमें जो वो लोग हैं जो एकदम मौका परस्त हैं, जो लड़ के आए, जो संघर्ष करके आए, उनका तो ठीक, उनको लगा आज की हमें बदलना चाहिए। उनका बयान सुनाता हूं आपको मैं। इस पार्टी के सिर्फ क्रेडेंशियल्स देखे जा रहे थे, मतलब क्यों यही पार्टी क्यों चुनी गई। ऐसी तो बहुत सारी पार्टियां होंगी। एक तो बंगाल में रजिस्टर्ड है पार्टी, पहली बात तो हावड़ा में रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, आप बीजेपी के सारे एजेंडा में से हिंदुत्व हटा दीजिए, क्योंकि ये प्राइमरीली ट्राइबल्स के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो उसके अलावा बाकी सारे विषयों पर ये सहमत है बीजेपी से। नेशनल सिक्योरिटी की बात ये करते हैं। बीजेपी का मतलब जो कोर एजेंडा है वो पूरी तरीके से सम्मत है ये पार्टी उससे, इसलिए इसको ढूंढा गया। देखिए, एजेंडा और आइडियोलॉजी ढूंढ करके तो ये काम नहीं किया जाता है। ये इतने भोले आप सर, ढूंढी तो गई है ना कहीं से पार्टी। एक मिनट सुन लीजिए, इतने भोले ना आप इतने भोले आपका दर्शक है, तो हम लोग बालमन जो समीर जी का है उससे थोड़ा बाहर निकल जाए। मूल मुद्दा यह है कि ऐसा काम जब करने लगते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे बिहार के अंदर जब जमींदारी सिस्टम जा रही थी तो कुत्तों के नाम पर, बिल्ली के नाम पर जमीन ट्रांसफर कर दिया गया था, और कुत्ते बिल्ली तो जमीन ले नहीं सकते थे, बाकी वो जमीन फिर अपने ही पास आने वाली थी। तो आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आप ढूंढ रहे थे जो इनको मर्जर हो जाता है तो फिर इनको एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर निकल जाते हैं, और दूसरा इनको जिस अनुसार से हम काम लेना चाहें उस अनुसार से हम इनको काम मिले। भरोसे वाले लोग हैं। तो अब आते हैं मुद्दा जिसका प्रयोग हर्षवर्धन जी ने किया, बेईमान लोग हैं, ये लोग हैं। अब कई बार चुनाव होता है ना, तो मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन, फिर अंग्रेजी बोल दिए तो फिर टोकिएगा नहीं। डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन गुड एंड बैड। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ए चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स, बिटवीन वर्स एंड वर्स्ट। ठीक है, इसी के बीच में आपको चुनाव करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी में उसको कह रहे हैं कुआं खाई, तो आप में से उसमें से कोई एक आपको तय करना है। तो आप उसी ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब उसी 2 ऑप्शन है। आप जाते हैं सेल में लेने के लिए,
डिफेक्टिव पीस वाला मार्केट में जाले जाते हैं, तो लेना तो उसी में लीगली टेनेबल है ये, हाँ चल जाएगा ये काम पूरी तरह से। सिंपल साहब कह रहे हैं, अब जो टीएम अभिषेक बनर्जी वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता। देखिए, ये पहले पार्टी मूव करती है, उसके बाद सांसद। पार्टी से ही तो टूटते हैं, तभी तो बागी बनते हैं। मैं फिर वही कह रहा वो हूँ, मर्जर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर हम निकल गए मर्जर तो हम पार्टी एक का ग्रुप मर्जर के साथ होगा, कहीं वो मंच ये कह करेंगे। रहे हैं। अरे एक चीज याद दिला दूं, ये चूंकि मैं उसको चेक कर रहा था, मुझे कल रायपुर से, एक मिनट सर, ये जरूरी, बहुत जरूरी है। आज लोगों को लग रहा है तो बेईमानी तो परमानेंट होती रही है। जब छत्तीसगढ़ बना था नया नया, तो अजीत जोगी के साथ 12 भाजपा के एमएलए टूटकर चले गए थे, और तब छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, आज बहुत लोग कहेंगे कि अरे ये तो मोदी और शाह करते हैं। राजनीति में हर कोई करता है, आज आपको लग जाता है। मैं उसी चीज को लाना चाहता था कि आखिर डेमोक्रेसी में हम कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति? अकाउंटेबिलिटी अभिषेक बनर्जी के प्रति, अकाउंटेबिलिटी ममता के प्रति, अकाउंटेबिलिटी वहां की जनता के प्रति, ये जो चुने हुए सांसद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके है? ये तो जनता के प्रति दिखाई है उन्होंने अकाउंटेबिलिटी। भाई मैं कह रहा हूं ये तो उनके विश्लेषण का हिस्सा है ना। अभी तक तो हम ये कह रहे हैं ना, वो तो अकाउंटेबिलिटी किससे मांग रहे हैं? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने प्रति उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे लिए अकाउंटेबल बनिए, मेरे प्रति अकाउंटेबल बनिए। ये सवाल भी डेमोक्रेसी में खड़ा होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस जजमेंट में कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था सिर्फ इस विकल्प के अतिरिक्त। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवसेना का जब हुआ, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पार्टी का संगठन अलग है और पार्टी के विधायक दल दो अलग अलग है। विधायक दल का जाना पार्टी का जाना नहीं माना जा सकता। विधायक के बाद आपके पास बहुमत होने के बाद ये नहीं कह सकता कि विधायक दल के आपके पास बहुमत है, इसका मतलब पार्टी का भी आपके पास बहुमत है। इसके लिए आपको पार्टी का संगठन देखना पड़ेगा, पार्टी का संविधान देखना पड़ेगा, पार्टी के जिला और बाकी स्तर पर देखना पड़ेगा, पार्टी के संविधान में क्या अध्यक्ष को रोल दिया गया है, उसके आधार से तय होगा कि विधायकों ने जो दल लिया है वो पार्टी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां से अगर आपके 80 में से 60 विधायक, 62 विधायक चले जाते हैं, 28 में से आपके 20 सांसद चले जाते हैं, 13 में से आपके 5-6 सांसद राज्यसभा के चले जाते हैं, मतलब पार्टी आपकी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, पार्टी से ही विधायक निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनको जाने तय होगा, ये तो लीगल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ये जो तमाम पक्ष रखे जाएंगे, तमाम कानूनी। बनर्जी जो एलओपी हो गए वहां बंगाल में, उन्होंने ये कहा है कि ये फेज वाइज हो रहा है। पहले विधायक अलग हुए, फिर सांसद अलग हुए, इसके बाद हम म्युनिसिपैलिटी, जिला परिषद सब जगह जाएंगे, मतलब पूरे स्ट्रक्चर पर कब्जा होगा। ऐसा नहीं है सर, समय ब्रेक का हो गया सर। बस एक ही लाइन बोलूंगा, उस जजमेंट ने ऐसा जिसको कहते हैं ना खाका तैयार कर दिया है कि जिसके लिए अब काउंसिलर से लेकर के नीचे ब्लॉक से लेकर के पार्टी का पूरे स्ट्रक्चर तक आप खंगालते रहिए कि मेजोरिटी कहां पर है। इनके पास या तो ये बीजेपी में शामिल होते हैं, किसी और पार्टी में शामिल होते हैं। जी ने गंभीर बात की, जिससे मैं थोड़ा बहुत आश्वस्त हूं कि विचारों में कोई मतभेद नहीं है दोनों में, एनसीपी और बीजेपी में। भाई उसने भी तो अपना कोई चार्टर बनाया होगा ना सर, पार्टी ने। वो सब समझ गए दर्शक, कहानी कुर्सी के दर्शक समझ गए कि विजय जी अपने तंज पर आ गए हैं। अब जरा कुछ उत्तर प्रदेश की खास खबरें आपको बताते हैं, क्योंकि वहां का भी चुनाव धीरे धीरे बनता जा रहा है, मिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। अभी आपको मालूम होगा इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सर आप लोगों ने सुना ना राहुल गांधी जी का भाषण, उसका ऑडियो डाला गया था। आपने ही सुनाया था? इंडिया गठबंधन स्पीच सुना तो डिस्कशन किया था, वो बड़ा शानदार था एकदम, जैसे टेडेक्स स्पीकर बोलते हैं उस तरह से बोले थे। तो राहुल जी क्या कह रहे थे? मूल बात राहुल जी ने कहा था कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, हम करके दिखाएंगे, हम ही हैं जो कर सकते हैं, हम ही हैं जो बीजेपी से लड़ सकते हैं, आप लोग तो कंफ्यूज लोग हो। और ये बात उन्होंने अखिलेश यादव के सामने कही। अखिलेश यादव वहां सामने बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं नीलकंठ की तरह सारा जहर, सारी आलोचना पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन लड़ना मुझे ही आता है और आपको लड़ना मेरे तरीके से ही पड़ेगा। ऐसा मतलब मूल भाव उनका ये था। अब इस बात को कांग्रेस पार्टी हर मंच से, हर जगह जहां से भी ये मैसेज कन्वे किया जा सके कर रही है। अब उसकी पूरी कोशिश ये है राहुल को लीडर मानो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सब पिट चुके, एक अखिलेश जी बाकी हैं। अब वो यूपी में खासतौर पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम तो 403 सीटों की तैयारी किए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी कभी ये दावा करती है। अब इनके इमरान मसूद सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, खासतौर पर जैसे टीएमसी टूटी है उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि अब इन दलों को दबाव में लेने का अच्छा मौका है और कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर भी रही है। पहले यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को सीधा और डायरेक्ट संदेश दिया। इमरान मसूद ने कहा कि जो कुछ महाराष्ट्र और बंगाल में हुआ है उससे अगर बचना है तो एक ही तरीका है, राहुल गांधी का हाथ थामना पड़ेगा।
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब वो सीधे कह रहे हैं अखिलेश जी से कि पार्टी बचानी है अगर तो राहुल को लीडर मानो। मैं सपा को नसीहत नहीं दे रहा हूं, ना मैं इतना बड़ा नेता हूं। मैं हालात बता रहा हूं कि हालात देख लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ थाम लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ और अपने ऐसे खिलाफ के जो छोटे छोटे दल थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। हाथ थाम लीजिए राहुल गांधी का मजबूती से, तभी इनसे पार पा पाएंगे। उन्होंने कहा अगर बंगाल में जो हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उससे अगर बचना है, मैं दोनों तरीके से मान लेते हैं। चलिए डिस्कशन के लिए, एक तो भाई चुनाव अगर जीतना है, नहीं तो वैसे वहां बंगाल और महाराष्ट्र की तरह हारोगे, या दूसरी बात भी कि वे पार्टियां टूट गई वहां पे, अगर अपनी पार्टी बचानी है उसको। मैं तो आरोप ये भी लेने को तैयार हूं कि वो ये कह रहे हो कि अगर चुनाव में धांधली से बचना है तो भी। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी बचाएंगे कैसे? राहुल गांधी का हाथ पकड़ लें अखिलेश जी, 100 सीट दे दें चलो लड़ने के लिए, 150 सीट दे दें चलो। अच्छा, राहुल गांधी का हाथ नहीं थामे थे? नहीं तो थामना तो है, वो तो कह रहे लीडर मानो। हाथ थामने का मतलब लीडर मानो। कैसे बचाएंगे राहुल गांधी? नहीं, सब छोड़िए ना, वो दूसरा कोई हाथ थाम लेगा, लीडर मान लेगा, वो सब छोड़िए ना। छत्तीसगढ़ में किसको लड़ना था? राहुल गांधी। वहां तो कोई था ही नहीं भाई, वहां तो कांग्रेस ही थी भाजपा के सामने। बघेल जी एकदम लग रहा था कि क्या जबरदस्त एक मैंडेट लेकर आ रहे हैं, गायब हो गए। आप जनता का हाथ नहीं थामेंगे और आप डरा रहे हैं कि छोटे दल हैं, छोटे जहाज हैं, निकल कर भागेंगे बड़े जहाज पर, यानी सब अपनी ताकत का उपयोग सिर्फ ये तो इस तरह से कह रहे हैं, जो जयराम रमेश ने खारिज कर दिया कि कोई मर्जर की बात नहीं हो रही, कोई विलय की बात नहीं हो रही। ये तो एक तरह से जानबूझकर डाला जा रहा है कि सारी छोटी पार्टियां वो निकल कर आए और राहुल गांधी के सामने आ जाएं, यानी अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं। भाई इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं सोचा। नहीं, यही तो कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हो जाए, अजय राय को हटा के अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। उनको कहेंगे भाई तुम्हारे हिसाब से टिकट ज्यादा नहीं, तो अपना घर परिवार ले लेना, इसी में तुम खुश भी रहते हो। तो वायसराय लोग ऐसे ही चलते हैं। नहीं तो ठीक है, फिर उसी दिशा में जाएंगे भी। और जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जहां जहां लड़ रही है, वहां किस किस स्थिति में गई? छत्तीसगढ़ एक बताया, मध्य प्रदेश दूसरा ले लीजिए, राजस्थान तीसरा ले लीजिए, और तो छोड़िए ना जहां राहुल जी रहते हैं, एयरपोर्ट से उतर के जहां घर जाते हैं, दिल्ली। तो कुल मिलाकर यह है कि राहुल गांधी मतलब कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं दे पाए। अब यह अलग बात है कि आपत, जिसको कहते हैं ना कि आफत का समय आया, उस समय भी आप अपने सहयोगी को डरा रहे हैं कि अरे देखो वो पानी चढ़ाया है तो वो सांप निकलेगा, तुमको काट लेगा, तुम हमारी तरफ आ जाओ। इस टाइप का काम कर रहे हो। इससे राजनीति होती नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग और बयान है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता चलता हूं। अखिलेश, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के वो प्रभारी ने कहा कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं, अविनाश पांडे ने। तो अखिलेश यादव ने भी कहा हाँ हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा पे ऐसे कैसे होगा, मतलब गठबंधन नहीं हो रहा? बोले तो अच्छी बात है ना, डबल तैयारी हो रही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। सुनिए। अगर कोई पार्टी 403 की तैयारी कर रही है और हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं, तो बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, डबल तैयारी हो रही है 806 विधानसभाओं की। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 पे तैयारी कर रही है, तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। नहीं, तंज तो अखिलेश जी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 806 सीटों की तैयारी नहीं, तो आज लग रहा है जो अखिलेश जी जिन्होंने गणित पढ़ाया होगा। नहीं, गणित नहीं, तंज वो कांग्रेस पर कर रहे हैं और बहुत गंदा कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस पर। गंदा कटाक्ष है कांग्रेस पर। 403 पर लड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, लड़ लो। अरे ये तो शुरुआत कांग्रेस ने की ना, ये बयान पहले कांग्रेस से आया। तो देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल निपट गए हैं, मैं तो कहता राहुल गांधी का यदि मैं सलाहकार होता, मैं उस लायक नहीं हूं, तो मैं सबसे पहले कहता कि भाई अखिलेश को निपटाओ, बाद में देख लेना, लेकिन पहले अखिलेश को 2027 में निपटा दो। क्योंकि जब ये निपट जाएंगे तो जब ममता बनर्जी जैसी लड़ाकू महिला आकर के सोनिया गांधी से 3 बार गले मिलती हैं, 3 दिन आकर के जाकर के मिलती हैं 10 जनपथ में आकर के, और जो भी उनको कहा होगा, हमें पता नहीं लगा कि उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या दोनों के बीच में बात हुई, लेकिन एक बात तो तय हुआ ना
कि 10 जनपद में आकर के आपको सजदा करना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजदा ना भी कहें तो हाँ आना पड़ा। हाँ, नहीं, 3 बार ममता बनर्जी आप कह रहे हैं कि अगर अखिलेश हार गए तो उनका भी यही अंजाम है। जब अखिलेश हार जाएंगे तो देखिएगा फिर 2029 का चुनाव होगा, अखिलेश अपनी हैसियत में रहेंगे और कांग्रेस बहुत बड़े शेयर कर लेकर के उत्तर अच्छा, प्रदेश ठीक है में सर। जाएगी। एक ओवैसी साहब भी आ गए हैं यूपी के चुनाव में। ओवैसी साहब ने कहा है कि भाई हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मतलब हम साथ देने के लिए तैयार हैं। वो ऑफर कर रहे हैं बेसिकली अखिलेश यादव को और कांग्रेस पार्टी को, जैसे उन्होंने आरजेडी को बिहार में किया था, आरजेडी ने मना कर दिया था, ममता को बंगाल में किया था। तो वो यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई हम साथ देने के लिए तैयार हैं ताकि कोई वोट ना बिखरे, लेकिन बात इज्जत से होनी चाहिए। इज्जत से कोई समझौता अगर होगा तो हम आने के लिए तैयार हैं। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी जी के भाषण बिल्कुल समान होते हैं, वो जहां जाते हैं ये दरी वाली ही बात को कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी ओवैसी के साथ खड़ी होना कभी अफोर्ड कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। और उसके बयान भी आ गया, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बयान दिया है कि भाई ओवैसी के साथ गठबंधन किसी स्थिति में नहीं होगा। और जो तेजस्वी यादव ने बिहार में किया था, मना कर दिया था, वैसे ही मुझे लगता है कि अखिलेश यादव मना करेंगे, ओवैसी को वो स्पेस नहीं देंगे। और वैसे भी बंगाल में जिस तरीके से ओवैसी ने हुमायूं कबीर को ढूंढा था, वो उत्तर प्रदेश में किसी हुमायूं कबीर को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई आए और उसके साथ हम मिलकर लड़े। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ओवैसी के साथ कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस करने की कोशिश करेगी। और वैसे भी ओवैसी का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं रहा है। बिहार में जरूर रहा है कि ठीक है, बिहार में 5 सांसद विधायक थे, उनके बाद में जीते हैं। और कांग्रेस 403 सीटें 403 सीटें की तैयारी कर रहे हैं। भैया तो बेसिकली मतलब बस बयानबाजी है ना, इससे ज्यादा क्या? अविनाश पांडे जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी कह रहे हैं कि 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। अविनाश पांडे बड़े भोले आदमी है, अच्छे आदमी, हमारे नागपुर के ही है, संघ मुख्यालय से बस 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं और संघ के बारे में बड़े अच्छे विचार तारीफ करते हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ की। और जब उत्तर प्रदेश वो गए तो 403 सीटों की तो बाद में, मतलब अविनाश पांडे जी अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मेरा उनसे निवेदन है कि भाई 403 सीटों की तैयारी बाद में करना। पहले लखनऊ में जो नेहरू भवन है कांग्रेस का मुख्यालय, उसके बगल के चाय वाले का हिसाब जरूर कर देना। अब जब भी अविनाश पांडे वहां जाते थे, बैठक बुलाते थे, चाय समोसा मंगाते थे, इन्होंने कार्यालय के व्यक्ति से बोला साहब पेमेंट कर देना। उसने कहा साहब कार्यालय में पैसा आता नहीं है, जो आता है वो खुद पेमेंट करता है। 2 बार तो अविनाश साहब ने पेमेंट कर दिया, तीसरी बार अविनाश साहब ने कहा तो हर बार का हो गया, बैठक लूंगा 50-100 लोग आएंगे, सबको समोसे कचौरी का पैसा मैं दूंगा। तो 2 बार किया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। वो चाय वाला रोज चक्कर खाता है कार्यालय के, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत चर्चा का विषय है कि कंफर्म कराइए त्रिपाठी जी, जरूर कंफर्म कराइएगा। कंफर्म करिएगा जरूर। वहां मतलब कांग्रेस की यह स्थिति है कि चाय नाश्ते के पैसे आपके पास नहीं है और आप कह रहे हो कि 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी करेंगे। आदमी आप इतना सा काम तो कर सकते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। नहीं, वो तो अखिलेश कर देंगे उनके लिए गठबंधन में। एक आपको और मजेदार बयान सुनाता हूं ओवैसी जी का, सर आ गया उसके बाद। ओवैसी साहब ने तृणमूल कांग्रेस वाले पर, पार्टी पर जो बगावत हुई है उस पर भी चुटकी ली उन्होंने, और बहरेच में रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल में मदीना आंखों में काबा कहने वाले भी बीजेपी के साथ चले गए। और फिर ओवैसी जी ने अखिलेश का नाम लेकर के पूछा कि क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्या हो गया? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता।
और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए। ओवैसी साहब को शाइनी घोष तो याद रह गई, क्योंकि शाइनी घोष ने वो गाना गाया था, बढ़िया, वो बहुत बढ़िया गाते हैं त्रिपाठी जी। एक बार एक लाइन हो जाए। नहीं, अब मैं तो वो अलग गाऊंगा ना कि हृदय माझे राधा। क्या बोला था शाइनी घोष जी? कौन सा गाना गा रही? नहीं, उन्होंने तो ये गाया था ना कि हृदय माझे काबा नयन मदी। तो वो उनपे तो चुटकी ले लिया, वो भी आसान है। तो वो भी राधा उन 20 सांसदों में 2 मुसलमान भी हैं, उनको क्यों नहीं बोले नाम लेकर के? ओवैसी जी बोलना चाहिए था। बिल्कुल, कौन से गद्दारी है ये, बोलना चाहिए था उनको। यूसुफ पठान की क्या हैसियत? यूसुफ पठान है, एक दो और लोग। हाँ सर। नहीं, मतलब ये जो 403 पर मुझे वो एक किस्सा याद आया कि एक नौजवान लड़का जो ट्रेनी जैसा था, वो चला गया मैनेजर के पास कि सर मुझे नौकरी दे दीजिए। बोला अच्छा देंगे, कितना पैसा चाहिए? बोले 50,000 रुपये चाहिए। बोले 50,000 रुपये, तुमको 1 लाख रुपये हम देंगे। बोले सर 1 लाख रुपये देंगे? बोले नहीं, 1 लाख रुपये के साथ घर भी देंगे। बोले सर क्यों मजाक कर रहे हैं? बोले किसने शुरू की थी? 50,000 चाहिए तो ये आइए ऐसे। अच्छा मान लीजिए यही डिस्कशन हो रहा हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कितनी सीटें चाहिए? 150 सीटें चाहिए। नहीं 150 नहीं, तुम 200 रहो। यही बात है ना। अब बताइए कौन कौन लड़ रहा है ये है। और फिर जब वो अरविंद जी कहते हैं ना कि ये वाली सप्लाई सर कुछ आप भी तो नहीं करते हैं अखिलेश को? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गंभीर बात है कि अभी पार्टी नहीं, वैसे वो डबल वाली बात है। विजय जी एक चीज तो मानना पड़ेगा कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने औकात में रहे उत्तर प्रदेश में, वो 403 अच्छा, अभी किसी ने मुझे बताया कि राहुल जी अभी पूरा का पूरा जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा बदलाव करने वाले हैं विद इन ए वीक और समथिंग। और सारे चेहरे आपको नौजवान दिखेंगे। नौजवान मतलब जो विद इन बिलो 60 वाले लोग हैं, वो संगठन में भी आ रहे हैं, दिल्ली में भी आ रहे हैं, स्टेट्स में भी आ रहे हैं, बड़ा चेंज कर रहे हैं। एलओपी भी बदलाव कर रहे हैं। एलओपी भी बदलाव कर रहे हैं। क्या त्रिपाठी एलओपी भी बदलाव कर रही है, जो सबसे जरूरी है। त्रिपाठी जी जो कहते हैं कि राहुल कांग्रेस, तो वो पूरी तरह से राहुल कांग्रेस के तौर पर दिखाना दिशा में चल रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली। अच्छा, एक यूपी में एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है, राम मंदिर के दान में, चंदे में चोरी का। अब तो क्योंकि इस पर SIT बना दी है योगी सरकार ने, तो जांच भी बैठी गई है इसके ऊपर। अखिलेश यादव ये बात कुछ दिनों से कह रहे हैं, और उसके बाद ये मानना पड़ेगा कि भाई अखिलेश यादव ने इस मामले को सबसे पहले उठाया, फिर उसके बाद सरकार को इस पर जांच करनी पड़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो कोई चिंगारी है जो धुआं दिख रहा है। अब उन्होंने आज एक अजीब बात कही, लेकिन अखिलेश जी ने उन्होंने कहा कि अब अफसर लोग साधु संतों की जांच करेंगे। अब वो कह रहे हैं दोनों तरफ से फंसाओ सरकार को। पहले तो चोरी की बात उठ गई, और अब कह रहे हैं कि अच्छा अब जांच में भी फंसाओ। कैसे कि अफसर लोग साधु संतों की जांच करेंगे? ये तो सनातन का अपमान है। उनका तरीका यही है, सब आंखें बंद कर लो, और जिसने रुपया लिया है, चोरी किया है, चुपचाप जाके वापस वहीं रखा है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। अब जांच तो भाई कोई ना कोई अधिकारी ही करेगा, और कौन जांच करेगा? पुलिस करेगी, SIT करेगी, जो भी करेगी। लेकिन अखिलेश जी फंसाना चाहते हैं। एक और बयान देखिए आप जरा, इसमें डिंपल यादव जी का भी बयान आया, उनके सांसद हैं, उनकी पत्नी है अखिलेश जी की। उन्होंने कहा कि आपको मालूम होगा पीछे ये कंट्रोवर्सी हुई, और वो सही भी थी, कि कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, अनाप शनाप पोस्ट करना शुरू किया अखिलेश जी के परिवार को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, बेटी को लेकर। तो योगी जी ने भी कहा फिर कि बेटी तो बेटी होती है, और मैंने FIR करा दी है, ऐसे सब लोगों की पकड़ हम करेंगे। अखिलेश जी ने जवाब दिया कि कोई ना मिले तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे कौन कर रहा है, दूसरी पकड़ने कहाँ जाओगे आप, हमसे ही पूछ लेना। अब डिंपल जी ने भी इसमें एक बयान दिया, वो राम मंदिर और ये दोनों जोड़ दिया उन्होंने कहा राम मंदिर में चोरी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये जो उनकी बेटी के खिलाफ, अदिति के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी, ये बीजेपी के लोगों ने कराई। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है।
क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जी त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए, एक लाइन की बात यह है कि सबसे पहले, और इसको गंभीरता पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सुनना चाहिए, न्यास को भंग करके उसका पुनर्गठन पहली शर्त है न्याय के लिए। क्योंकि चंपत राय जी सहित जितने न्यासी हैं उनके रहते हुए ये पाप हुआ है, और उस पाप का अगर जिसको कहते हैं प्रायश्चित, तो एक तो प्रायश्चित होगा ही होगा, उनको कर्मफल मिलेगा ही, कर्मदंड मिलेगा इसको। लेकिन सबसे पहले न्यास के जो न्यासी लोग हैं इनको नैतिकता कहीं तो दिखाओगे ना भाई। राम मंदिर के न्यास में हो आप लोगों को सबसे पहले ये करना चाहिए, और ये बहुत गंभीर मसला है। और दूसरा, साधु संत इसमें नहीं फंसे हैं अखिलेश जी, आप ये तंज करना बंद कीजिए। जो लोग फंसे हैं वो नोट गिनने वाले या जो वहां रखे हुए लोग थे, ये कोई इसमें साधु संत नहीं फंसे हैं। कृपा करके आप साधु संतों पर टिप्पणी मत। नोट गिनने वाले मतलब वो जो कर्मचारी हो, कर्मचारी है और बैंक के पुजारी नहीं है ना, पुरोहित पुजारी नहीं, पुरोहित पुजारी उसमें है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यास का पुनर्गठन हो, तुरंत हटाया जाए। ऐसा कहां से लूटा गया है? जब जहां गिनती होती है, दान पात्र खुलता है, गिनती होती है, उसमें क्या गया? और ये बहुत गंभीर मामला। मैं फिर कह रहा हूं, अमाउंट देखिए, अमाउंट तो जिस तरह से आ रहा है वो मतलब अकल्पनीय जैसा है, क्योंकि एक लंबे कालखंड में बताया जा रहा हुआ है। तो अगर उसमें तो प्रतिदिन कुछ कुछ भी चोरी होती रही होगी तो बहुत लंबी रकम होगी, इसलिए अब उसको हम अनुमान नहीं लगाएंगे। अलग अलग मतलब कोई कह रहा है कि दर्जनों करोड़ है, कोई कह रहा है 200 करोड़, यहां तक उसका अनुमान लगा। और कम से कम 3 उसमें ऐसे हैं जिनके डिसप्रपोर्शनेट जिसको कहते हैं ना, कि उनकी जितनी औकात है उससे ज्यादा जमीन खरीद ली, कथा करा दी, कंबल बांट दिया, गाड़ी ले लिया, तो और वो सब लोग न्यास के नजदीक हैं, इसलिए उनकी जांच। आपने बिल्कुल कहा कि बहुत हार्शेस्ट पनिशमेंट जो है इसके अंदर। बयान आपको मैं दिखाता हूं जिन पर बड़ा गहमा गहमी हो रही है, काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं इसके ऊपर, और कहने वाले का क्या आशय था ये समझने की कोशिश हम करेंगे। बात है सारी यूपी के चुनाव की, और यूपी के चुनाव में अपने अपने वोट को या अपने अपने वोट बैंक को कैसे पक्का किया जाए, कैसे इसको चुनाव से पहले तैयार किया जाए, प्रेप किया जाए कि तुम किसके खिलाफ वोट दे रहे हो, किसके लिए वोट दे रहे हो, यह साफ होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने देश के बहुसंख्यक समाज के बारे में एक टिप्पणी की है। बहुसंख्यक समाज मतलब हिंदू समाज, मुरादाबाद से आते हैं और ये राज्यसभा के सांसद हैं जावेद अली। अब इनका बयान भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस करने वाला बयान है कि नहीं, ये आप लोग तय करें, ये हमारे पैनलिस्ट तय करेंगे। जावेद अली ने कहा कि देश का बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है। बहुसंख्यक मतलब हिंदू समाज पर बीजेपी के फैलाए जहर का असर हो चुका है। तो बीजेपी ने जो जहर फैलाया वो हिंदुओं ने ग्रहण किया, और हिंदुओं की मेजर आबादी वो जहरीली हो गई है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। देखिए, सीधे सीधे कहें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स की वजह से बहुसंख्यक हिंदू समाज का भी मेजर हिस्सा वो कम्युनल हो गया है, वो मुसलमानों के खिलाफ हो गया है। और बात ये मुसलमानों के लिए ही वो कह रहे हैं, मुसलमानों को ये बात समझा रहे थे वो, लेकिन समझ में आ गया उनके सहयोगियों को कि ये बात गलत चली गई, इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। मुसलमानों का वोट लेने के चक्कर में बाकी जो आता है वो चला जाएगा। तो इनके बयान पर अभी अखिलेश यादव ने तो रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान से पहले ही छूटते ही किनारा कर लिया। अभी हम आपको इमरान मसूद के स्टेटमेंट दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लेकर जावेद अली का बयान स्वीकार्य नहीं है, हिंदुओं में ज्यादातर लोग प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने वाले हैं, हम इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं। देखिए, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह के बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। बहुसंख्यक समाज के अंदर बहुसंख्यक लोग मीठे हैं, मोहब्बती हैं, तो ये बयान किसी भी सूरत में जायज नहीं है। तो जावेद अली जी किसी और प्लेनेट पर रहते हैं, मतलब जहां नहीं रहते इमरान मसूद
क्योंकि जो इमरान मसूद जो कह रहे हैं और जो उन्होंने कहा, जमीन आसमान का अंतर। इमरान मसूद भी तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत प्यार वाली भाषा बोले थे ना, उसके बाद ही तो वो राज्यसभा में उनको लाया गया। मैं तो कहता हूं फिर भी वो एक इंडिविजुअली के खिलाफ था, ये तो पूरे समाज के खिलाफ है। मुझे लगता है देखिए, मुस्लिम मानसिकता से ज्यादा इस्लामिक मानसिकता के प्रति हिंदुओं में चेतना जगी है और वो अब प्रतिक्रिया करने लगा है। पहले वो प्रतिक्रिया नहीं करता था, तब तक पहले घर पर नहीं पहुंच जाता तो तब तक प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब पूरी दुनिया में देख रहा है, पड़ोस के बांग्लादेश में देख रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी आबादी थी वो 3% घट करके रह गई है। वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कितने हजारों मंदिर थे, अब मात्र 24 मंदिर बच गए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आज के दिन में फंक्शनल है। वो देख रहा है कि बांग्लादेश में हमारी आबादी 23% थी, वो 8%, 6% के आसपास आ गई है और सारे बांग्लादेश से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है, वहाँ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत के अंदर वो देख रहा है कि किस प्रकार से जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है वहाँ पर किस प्रकार से सप्ताह में छुट्टी किस दिन हो तो शुक्रवार को हो, मंदिर की घंटियां नहीं बजे, जुलूस या प्रोसेशन हिंदुओं का नहीं निकले। इसके प्रति जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हिंदू संगठनों ने जो एक चेतना जगाई थी, मुझे लगता है कि वो हिंदुओं में भावना जागी है उसको वो कि हमें उसके प्रति। अब वो तो कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के मनों में, वो इसलिए कहेंगे क्योंकि वो जहर खुद पाले रहते हैं। अब उस जहर का काट जहर मिलने लगा है तो उनको थोड़ी सी परेशानी होने लगी है। आप ये कह रहे हैं हिंदू समाज रिएक्ट करने लगा है, पहले नहीं। मैं हिंदू समाज बहुत कम जागा है लेकिन जागा है। अच्छा ठीक है सर, इस पर एक जुड़ता सही बयान है वो और सुना देता हूं मैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाजपा जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, अगर इंदिरा गांधी होती तो इस पर बैन लगा देती, बीजेपी को बैन कर देती वो। फिर उन्होंने कहा कि क्या केवल हिंदुओं की राजनीति करेगी भारतीय जनता पार्टी, देश में और लोग नहीं रहते। उन्होंने कहा कि 403 सीट पर यूपी में लड़ती है, 5 सीट नहीं दे सकती मुसलमानों को। पहले तो कहने के लिए चलो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन ऐसे नेता भी थे, अब तो वो भी पार्टी में उनका भी कोई रोल नहीं रह गया। ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404 यूपी में, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे हो आप, और आप राजनीतिक पार्टी हो। अरे आप दिखावटी दे दे 5 सीटें बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। अरे जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो, और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी टाइप पार्टी। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। सर 2-3 बयान सुने आपने। एक टिप्पणी कर दूं, जवाहरलाल नेहरू कहे नहीं बैन कर दिए थे मुस्लिम लीग को। मिसेस गांधी के समय ओवैसी की पार्टी तो मुसलमान तभी बनी थी, बैन कर देते ना, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थी ना, बैन कर देते जरा सा। ठीक है हाँ सर। जावेद अली जी से लेकर के जावेद अली, इमरान साहब, देखिए इमरान साहब का तो वैसे भी क्षेत्र जो है उसमें बहुत हिंदू मेजोरिटी है और वो उन्हीं के भरोसे जीतते हैं सहारनपुर में। हाँ। ठीक बात है। जावेद साहब जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी को लेकर कर रहे हैं, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से, जिस तरह से उन्होंने इस बात को किया, उसमें एक बहुसंख्यक पूरा का पूरा हिंदू तबका भी उसमें आ जाता है। हालांकि उनका निशाना वो जो लगा रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं, वो सीधे समाज को करेंगे, समाज जहरीला। हाँ, तो वो समाज जहरीला इसलिए क्या, बीजेपी ने समाज को जहरीला कर दिया, बीजेपी ने सप्लाई किया और इन्होंने ले लिया। अब इसको हम 2 पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो उसका तरीका एक ये है कि हिंदू समाज जाग रहा है, दूसरा वो जावेद साहब जो है वो कह रहे हैं कि जहरीला हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो इस बात को, इस तरह की बातों को कतई सपोर्ट ही नहीं करता और होनी भी नहीं। मतलब क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि इसके अलावा कोई बात बची नहीं है देश में कि इसी पर चर्चा की जाए, इसको लेकर बात की जाए। अभी वो कर रहे हैं, यूपी का इलेक्शन है ना, बंगाल से शुरू हो यूपी का इलेक्शन भाई, ठीक है, लेकिन मुस्लिम वोट चाहिए, ये ध्रुवीकरण से और अशोक गहलोत जी जो बात कर रहे हैं, सर एक सेकंड, हाँ पूरी कर दीजिए। अशोक गहलोत साहब जो बात कर रहे हैं वो तो फैक्चुअली तो ठीक ही बात कर रहे हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कर दी उन्होंने कि गलत बात कर दी हो कि भाई 403 में से एक भी सीट नहीं देते, तो ये तो कोई नई ऐसी बात नहीं कही। और वो ये बात ना कहे
और आप ऐसा करते नहीं, इसमें क्या है? नहीं, उस पर जो इन्होंने कहा कि भाई जो पार्टियां सोली मुस्लिम कॉज के लिए बनी हुई हैं, नाम में जिनके मुसलमान हैं, हाँ, तो उस पर सवाल करें, लेकिन अशोक गहलोत थोड़ी करेंगे ये सवाल। हम अशोक गहलोत जी से ये उम्मीद थोड़ी करेंगे। आप ये सवाल करें, ये वाजिब सवाल है, लेकिन अशोक गहलोत जी ये सवाल करेंगे क्या? ठीक है। क्या ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करता है कि 403 में से एक नहीं दे रहे? ऑब्जेक्शनेबल है। जो दो बयान सुने आपने गहलोत जी का और जावेद अली का? नहीं, मुझे लगता है ऑब्जेक्शनेबल जैसा कहना उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है अब। इसका मतलब ये दोनों लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनलिज्म ठीक है, लेकिन हिंदू अवेक हो जाए, हिंदू जागृत हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। ये इन दोनों नेताओं के कहने का मतलब है। हिंदू न दिखिए, हिंदू की तरह मत रहिए, मुसलमान मुसलमान की तरह दिखेगा, हिंदू को हिंदू की तरह रहने का अधिकार नहीं। जैसे ही वो होगा वो जहरीला हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण। काशी में काशी के मस्जिद पर हिंदू दावा नहीं करे, मथुरा के ईदगाह पर हिंदू दावा नहीं करे, भोज पर दावा न करे। जिन मुगलों ने हमारे सारे मंदिरों को नेस्तनाबूद किया, उनको यदि हम प्राप्त करने की बात करें तो हो गए। और सबसे बड़ी बात, जहर कौन है इस देश में? वोट जिहाद तो मुसलमानों ने किया ना। नरेंद्र मोदी ने क्या बिगाड़ा था 2024 के चुनाव में? अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बोलते हुए बेनिफिट तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही मिला था ना, रिलेटिव बेनिफिट मैं कह रहा हूं सारी योजनाओं का। लेकिन मुसलमानों ने वोट किसके आधार पर दिया? 10 सेकंड। वोट किसके आधार पर दिया? दीन के नाम पर दिया। तो वो जहरीला पूरा समाज होगा। उस जहरीले समाज का काट यही है, हिंदू वोट बैंक खड़ा होना, वही उसका उपाय है। और दूसरा जो पत्रकार लोग, बहुत सारी खबरें सर, नहीं, मैं जो पत्रकार लोग कहते हैं मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। मैं उनको ही बस इसे कहता हूं, आप किस चीज में विश्वास करते थे? इतने दिनों में ये हो करके आ गया है, भारत यहां आकर के खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। वो तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने अभी पीछे ये भी कहा था कि इंडियन मिडिल क्लास हैज बिकम कम्युनल, सबसे कम्युनल अगर देश में कोई है तो लेकिन सरसंघचालक जी भी आधी बात जो ये कह रहे हैं वही कहते हैं, जिसका विरोध प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, सरसंघचालक जी भी वही कहते हैं। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। अभी पिछले महीने अशोक गहलोत 75 साल के हो गए सर, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनको थोड़ा अपना अच्छा इलाज कराना चाहिए। बीच बीच में सचिन पायलट को लेकर वो जो बयान देते रहे, और ये तो अशोक गहलोत वही है जिन्होंने इतने लालची निकले कि जब पार्टी ने कहा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए आप, तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बने, जिस सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते, भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस की सत्ता आई थी, तो तत्काल पहुंचकर आप मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल बाद कहा कि आप कुर्सी छोड़ो, तो अशोक गहलोत ने कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए। चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में हार सुनिश्चित हो जाए, ये अशोक गहलोत ने सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से वहां पर पार्टी, बिल्कुल अशोक गहलोत के कारण वहां पर पार्टी हारी है। और उसके बाद सचिन पायलट को जिस तरीके से साइड करने की लगातार कोशिश करते रहे कि वह उसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया, और अभी भी इस उम्र में भी अभी चाह रहे हैं कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनूं, अपने बेटे को वैभव को सिर्फ सांसद लड़ रहे हैं सर। मुझे नहीं लगता पार्टी में कुछ, लेकिन पार्टी को जिस तरीके से खत्म किया, अपने बेटे को सांसद, वैभव को सांसद बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने वहां पर किया, उसके बाद ही अपने बेटे को सांसद नहीं बना पाए, तो कांग्रेस के तो सबसे पहले अशोक गहलोत को पार्टी से निकालना चाहिए, राजस्थान में अगर पार्टी को बचाना है। समीर जी आपके साथ चाहिए मुझे इसमें, टीएमसी जैसे टूट रही है, वो तो खबर है ही। अभिषेक बैनर्जी लगातार उनके खिलाफ जैसे अलग अलग मामलों में जांच हो रही है, उनकी कानूनी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। पहले सीआईडी ने जांच की फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में, जो उन्होंने स्पीकर को दिया था विधानसभा में एलओपी लगाने के लिए। फिर सीबीआई के केस उनके ऊपर थे, अब सीबीआई के केस के ऊपर ईडी की जांच हो गई है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, और वो घोटाला हुआ ही था क्योंकि उस वक्त के जो मंत्री थे, पार्था चैटर्जी, शायद वही थे ना, पार्था चैटर्जी, वो तो जेल गए थे, करोड़ों रुपए उनकी महिला मित्र के फ्लैट से मिला था। अब उस जांच में आगे अभिषेक बनर्जी का नाम आया, सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की केस पर ईडी जांच कर रही है। ईडी जब तब जांच करती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का खेल सामने आता है, कि पैसे का इधर उधर पैसा घुमाया गया, तो ईडी एक्टिव हुई है। तो ये आरोप उनके ऊपर है कि उन्होंने इसमें से जो पैसा मिला, उस पैसे को उन्होंने यूज किया या इधर उधर पार्क किया। 3 घंटे से अभी भी पूछताछ चल रही है उनसे। 2 दर्जन से ज्यादा सवाल तैयार किए गए अभिषेक बैनर्जी से, और अब देखें कि अभिषेक बैनर्जी का आगे जो है इस मामले में, या बाकी जो वो दूसरा मामला भी है विधानसभा वाला, उसमें कितना गहरा ये फंसने जा रहे हैं। जी समीर जी।
देखिए, अभिषेक बनर्जी पे सिर्फ एक शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप नहीं है, उनके ऊपर तो फर्जी सिग्नेचर के तो अभी के आरोप है। इसके अलावा उनके ऊपर बालू घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर कोयला घोटाले का उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है, करप्शन के आरोप है, उनके ऊपर हवाला का आरोप है, उनके ऊपर सरकारी जमीन को कब्जे करने का आरोप है, बेनामी संपत्ति बनाने का उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है। तो लिस्ट बहुत लंबी है अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगे, और मुझे लगता है कि सारी एक बार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच होना चाहिए, और अभिषेक बनर्जी मुझे लगता है गिरफ्तार होंगे। इतने ज्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, पैसों का हवाला किया है, जिस तरीके से उन्होंने संपत्ति बनाई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, अब मुझे लगता है कि वाकई में शुभेंदु अधिकारी को एक आयोग बनाकर इतना ज्यादा करप्शन हुआ है कि कोई एक जांच नहीं है, किसी भी ईडी एक्ट के मामले की जांच करेगी, इनकम टैक्स तो बच जाएगी। होना ही चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हो, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तक तो अभिषेक बनर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, इतना पुराना मामला है, इतना उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, उसके बाद भी सिर्फ आप पूछताछ करके छोड़ रहे हो। तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए अभिषेक बनर्जी। पुष्पा की तस्वीर जिसकी वजह से जो है वो चुनाव जो है दोबारा कराना पड़ा था फालता का। तो तीसरी परेड है सर इस आदमी की ऐसे। एक तो हाफ पैंट में घुमा रहे हैं पुलिस वाले, तो पहले हाफ पैंट में घुमाया पहले बार में, मैंने ये सच बता रहा हूँ, पहली बार हाफ पैंट में घुमाया तो लोगों ने कहा मजा नहीं आया, फिर अगली बार हाथ जोड़ के घुमाया, जूते उतार दी पैरों के, नंगे पैर भी है, यस आपने ठीक है, नंगे पैर है, हाथ जोड़ के अपने एरिया में चल रहा है। इससे बड़ी आप शर्म की बात क्या, कान भी पकड़ रहा है अपने ही एरिया में, जहां से सांसद था भाई, जहां का डॉन था, विधायक सॉरी। देखिए, ऐसे लुच्चों की औकात तो यही होती है, ये समझिए, सत्ता के बूते पर कोई भी वो कर सकता है जो जहांगीर ने किया। उसके लिए न कोई ताकत होने की जरूरत है, न कोई साहस होने की जरूरत है, कोई भी सत्ता हाथ रख दे तो कोई भी गुंडा बन सकता है, लेकिन उसका हर्ष यही है। और बाकी तो अपग्रेड कर दिया है ना, देखिए वो वाला जो पटरे वाला होता है वो नहीं पहनाया, बढ़िया हाफ पैंट खरीद के दिया, अच्छा वाला पहनाया, तो ये काम किया। लेकिन सचमुच यहां पर मैं पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ हूं। इस तरह के लोगों का जब तक ऐसा इलाज नहीं होगा, जो डर भय की बात होती है ना, उसको तो आपको दूर कर। और मैं मतलब कई बार कुछ चीजें होती है ना कि आज के समय में मानवाधिकार है, वीडियो है, फलाना है, लेकिन ऐसे लोगों का ये इलाज बहुत जरूरी है। एक अंत में खबर की बात और कर लेते हैं। कल उद्धव ठाकरे ने अपने 9 लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, इसमें से 4 जो है वो मातोश्री गए थे, 1.5 घंटा, वो भी 1.5 घंटा लेट पहुंचे थे, और 5 नहीं आए किसी न किसी बहाने से। मातोश्री ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और नासिक के राजाभाऊ वाजे, ये 4 जो थे वो वहां पर मौजूद थे। बाकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए किसी जरिए जुड़ गए थे वहां पर, खबर ये। अब संजय राउत जी ने इस मीटिंग के बारे में कहा कि ये रूटीन मुलाकात है, हम वक्त वक्त पर मिलते रहते हैं, और हम सभी 9 लोग जो है हमारे वो मीटिंग के अंदर शामिल थे। अब लेकिन ये बात तो यहाँ तब चली थी कि भाई सांसद ये शायद टूटने वाले हैं, इसीलिए मीटिंग बुलाई, या सच में कुछ नहीं है ऐसा? संजय नहीं, उसीलिए मीटिंग बुलाई थी। जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि भाई कभी भी शिवसेना में बड़ी टूट हो सकती है, और मुझे लगता है कि वही बात करने के लिए उद्धव ठाकरे ने बुलाया था, शॉर्ट नोटिस पे बुलाया था। हालांकि 5 सांसदों का ना आना, जबकि शिरडी का सांसद तो बॉम्बे में ही थे, मुंबई में होने के बाद वो क्यों नहीं बैठे शिरडी के जो सांसद है शिवसेना के। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में तो सांसद जरूर पहुंचता ना, जब उनके बारे में चर्चा चल रही कि टूट होने वाली है, उद्धव ठाकरे ने बुलाया है, तो चार्टर्ड प्लेन पकड़ कर आते, ट्रेन पकड़ कर आते, वैसे भी आ जाते। बहुत समय था उनके पास पहुंचने के लिए। 5 लोगों का ना पहुंचना निश्चित रूप से चिंता की बात है। ये तो गंभीर मुद्दा है, और मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पार्टी लीडर को तो पता ही होता नहीं कौन उनके साथ है कि नहीं है। उनका मकसद केवल यह है ये बताना कि भाई आप जो 9 में से 7 बता रहे थे कि वो 2/3 हो जाएगा, वो नहीं है, मेरे पास 4 है, तो ये 2/3 नहीं है अभी 2/3 नहीं है, बाकी 5 लेकिन गए मान लेकिन ये फोटोज बेकार हो गई सर। अब टीएमसी के बाद ये फोटोज किसके साथ थी? कल की फोटो, इसमें डेट डाला कीजिए कि कल थे। नहीं, बाकी 5 जो है वो मन से जा चुके हैं, आई नहीं है ना, और कैसे जाते? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये खबर मान लो ये फोटो नहीं होती तो जब होते जाते जब होती। अब उद्धव जी ने इस खबर को 3 दिन पहले बता दिया। सर अब आपसे बस मुझे 15 सेकंड का रिएक्शन चाहिए। राबड़ी जी का बंगला खाली करने का आखिरी दिन है आज। अगर आज भी उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा तो फिर सरकार को बाय पर फोर्स खाली कराना पड़ेगा। आपको लगता है खाली कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, 5 सेकंड में बोल दिया। और दूसरा वो जो उन्होंने कहा ना कि पुलिस बहुत अच्छा करवा रही, पुलिस नहीं करा रही है, बंगाल की सरकार धन्यवाद के पात्र है। पुलिस तो इनको लोगों के साथ खड़ी होती थी, इन्हीं गुंडों के साथ नहीं, निकालना चाहिए। एंटाइटलमेंट नहीं है, ठीक है, कि 10 जनपद की तरह आप पकड़ करके बैठ गए तो बैठ गए। चले, बहुत सारी खबरों पर बात हुई, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।